हाँ तो बच्चों अपने जो एक्टिव पैसिव है वो बच्चों में आपको पढ़ा रहे थे, सबको जो है ध्यान लगाना चाहिए अपना उस जगह। तो बच्चों पैसिव वॉइस में आपको देखो सारी चीजें मैं आपको क्लियर समझाता आया हूं। अब जो अपनी बात चलेगी आज वो किसके ऊपर चलेगी, जरा ध्यान लगाना। ये है बच्चों आपका पैसिव वॉइस, ठीक है, लिखिए इस बात को, पैसिव वॉइस पर शायद ये आज जो है बच्चों मेरा अंतिम लेक्चर हो सकता है ना, उसके बाद भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ध्यान से सुनना। अब बच्चों आज आपको जो बात समझाएंगे वो बताएंगे हम इन्फिनेटिव। पिछली क्लास में बताया था मैंने इन्फिनेटिव क्या होता है, वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो इन्फिनेटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप बच्चों, ये आज आपका नियम है, इसको जरा आप गौर से समझेंगे। आपको बताया था पैसिव वॉइस क्या होता है, आपको बताया था बच्चों पैसिव वॉइस एक प्रकार, सॉरी आपको बताया था इन्फिनेटिव क्या होता है। तो बच्चों जरा ध्यान दो, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कोई भी वर्ब है बच्चों, जैसे मान लो ये गो है और आपने लगा दिया टू यहां, अब बताओ टू गो गया ना, तो टू गो हो गया और इसका अनुवाद हो गया जाना। क्या अनुवाद हो गया बच्चों, जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष ये है बच्चों, इस इन्फिनेटिव के अंत में हिंदी अनुवाद करते समय हमेशा क्या आता है, ना प्लस अंत, यानी इन्फिनेटिव हमेशा क्या होता है, नांत होता है। हिंदी अनुवाद करने पर इन्फिनेटिव हमेशा क्या होता है, नांत होता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किया जा सकता है, इसलिए इन्फिनेटिव को क्या कहा जाएगा, नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहा जाएगा, इन्फिनेटिव को बच्चों नाउन इक्विवेलेंट कहा जाएगा, ठीक है। अगर इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, जैसे बच्चों इन्फिनेटिव है और आपने इन्फिनेटिव का प्रयोग कहां कर दिया, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के शुरू में आपने कर दिया, तो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम। सब्जेक्ट का काम करेगा तो बच्चों आगे क्या होगा, आगे बच्चों ध्यान दो, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, तो आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है तो दैट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शैल बी कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, तो बच्चों सेंटेंस के उस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा, एंड दैट शैल बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब, और उसके बाद आने वाली क्रिया हमेशा कैसी होगी, एक वचन होगी। ये बातें बच्चों आपको मेरे इन्फिनेटिव के बारे में बताई थी। तो ये तो होता है इन्फिनेटिव आपका। अब बच्चों प्रश्न ये है कि इन्फिनेटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो अंतिम नियम बच्चों देखो, यहां बता रहा हूं अंतिम नियम बच्चों, पैसिव देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। अब आप क्या करोगे, टू के स्थान पर तो करोगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दो बच्चों, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दो, टू प्लस बी बाहर से आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बच्चों क्या है, पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। इफ यू वांट टू चेंज ए सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अगर आप किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं और उस सेंटेंस में बच्चों आपको क्या दिया गया है, उस सेंटेंस में आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय इंस्टेड ऑफ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर यू विल हैव टू यूज टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो आपको जो है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों आपको एग्जाम्पल से अपनी बात समझाऊंगा। देखो एग्जाम्पल में दो तीन तरीके से एग्जाम्पल बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले बच्चों जो सबसे पेचीदा है, सबसे टिपिकल है, वो आपको बताता हूं। ये सवाल बच्चों अब की बार जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, इस एग्जाम्पल को आप यूं का यूं याद करना, बिकॉज क्योंकि नियमों को याद करने के बजाय बच्चों आपको उदाहरण याद होने चाहिए। अगर आपको उदाहरण याद हैं तो क्या होगा, यू कैन क्या कर सकेंगे बच्चों, यू कैन मेक द रूल बाई योर ऑन योर ऑन, यू कैन मेक द रूल ऑन योर ऑन, यानी आप अपने स्तर पर खुद नियम बना सकेंगे। तो नियम क्या है बच्चों, एक प्रकार का निष्कर्ष होता है। रूल इज नथिंग बट अ कंक्लूजन, रूल और कुछ नहीं होता, वो कंक्लूजन होता है, दैट वी
अवर शेल वुज डिराइव, जो बच्चों हम क्या करते हैं अपने स्तर पर खुद उस निष्कर्ष को निकालते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा राम एक लड़का है, उसके 2 हाथ हैं। फिर मैंने कहा श्याम एक लड़का है, उसके 2 हाथ हैं। फिर मैंने कहा मोहन एक लड़का है, उसके 2 हाथ हैं। फिर मैंने कहा एलेक्स एक लड़का है, उसके 2 हाथ हैं। निष्कर्ष ये निकला कि सभी लड़कों के 2 हाथ होते हैं, सभी लड़कों के 2 हाथ होते हैं। अब आपको सर कोई ऐसा भी तो होता है जिसके 1 हाथ होता ही नहीं है या दोनों हाथ ही नहीं होते हैं, तो बच्चों आप इस बात को जानो जी, उसको आप नियम के अपवाद की श्रेणी में रख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बच्चों के सभी लड़कों के 2 हाथ होते हैं। अगर किसी के नहीं है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द एक्सेप्शन टू द रूल। तो उसको आप क्या मान सकते हो बच्चों, उसे एक्सेप्शन टू द रूल अर्थात उसको नियम का अपवाद मान सकते हो। बात समझ में आ गई है। अब बच्चों ऐसे नियम बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहां आपको बताऊंगा, नियम आप खुद बनाएंगे। देखो बच्चों, एक सेंटेंस है सदाबहार जो परीक्षाओं में बार बार आता है, लिखना पड़ेगा। बॉसेज लाइक their subordinates, bosses like their subordinates to flatter them। क्लियर? तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि बॉस लोग पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? देयर सबॉर्डिनेट्स यानी देयर यानी उनके, और सबॉर्डिनेट्स यानी होता है बच्चों अधीनस्थ कर्मचारी, या इसके लिए एक शब्द है हमारे पास मातहत। मातहत हम कई बार कहते हैं भाई मैं तेरा कोई मातहत थोड़ी हूं, तो मातहत का मतलब होता है तेरा अधीनस्थ। बॉसेस लाइक देयर सबॉर्डिनेट्स टू फ्लेटर देम, फ्लेटर मानी होता है बच्चों चापलूसी करता हूं। ठीक है। अब इस सेंटेंस में बच्चों जो गौर करने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि टू के बाद क्या आ रहा है? टू के बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इस प्रकार की बनावट को आप इन्फिनेटिव कहते हैं। सच ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन टू बी एन इन्फिनेटिव। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, इस प्रकार की बनावट को आप क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के स्थान पे क्या करोगे? टू बी करोगे। फ्लेटर के स्थान पे क्या करोगे? फ्लेटर्ड करोगे, तो काम हो जाएगा। अब बात है बच्चों की होगा कैसे, तो थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। देखो ये सेंटेंस बच्चों थोड़ा उलझन भरा है, इतना उलझन भरा भी नहीं है, आपके आराम समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या करते हो कि बॉसेज ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, देयर सबॉर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वाक्य में क्या है कि बॉसेज लाइक देयर सबॉर्डिनेट्स टू फ्लेटर देम, तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। हालांकि अलग बात है बच्चों कि अगर देयर सबॉर्डिनेट्स के स्थान पर आई होता तो आई नहीं, निश्चित रूप से मी ही आता, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो आपका सवाल ये वाजिब बनता है कि सर व्हेन द नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द वर्ब, जब नाउन और नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग वर्ब के ठीक बाद किया गया है, एंड इफ इट इज नाउन देन इट्स ओके, बट इफ इट इज प्रोनाउन देन इट इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर बच्चों ये नाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये प्रोनाउन है तो आपने इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया है, फिर ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? फिर ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है, और ये बहुत वाजिब सवाल है। तो बच्चों मैं इसका जवाब देता हूं आपको। देखो इसका अभी आपको पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं। देखो बच्चों बॉसेस लाइक, ये इसमें क्या है बच्चों, अपने आप में एक बॉस लोग चाहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है बच्चों, ये अपने आप में एक उपवाक्य है, ये अपने आप में इतना सा क्लोज है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों आप भी बताओ कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको किस रूप में लेंगे आप? इसको देखो यूं उतारो, बॉसेस लाइक, क्लियर हो गया है। अब बच्चों आपने बोला बॉसेस लाइक, ये तो यूं कहीं उतार दिया क्योंकि बच्चों हमने इसके आगे वाले को इसका ऑब्जेक्ट नहीं माना, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों उनमें ऐसा ही होता है। अभी बताएंगे हम आपको जी, आज एक दो एग्जांपल दूंगा तो आपको अपनी बात समझ में आ जाएगी। बॉसेस लाइक, अब आ जाओ बच्चों बॉसेस लाइक, तो पेशीवोज में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो बॉसेस लाइक, अब बच्चों यहां टू की जगह करोगे टू बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है। बॉसेस लाइक टू बी फ्लेटर्ड, अब लगाओ बाई। अब बाई के बाद क्या आएगा? अब बाई के बाद बच्चों ये वाला पोर्शन उठ के आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यदि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता तो इसका प्रयोग एजेंट के बाद क्यों होता? लेकिन एक बात और सुनो, बाई के बाद आप इसको क्या उतारोगे? देयर सबऑर्डिनेट्स उतारोगे। और अगर ये मी होता तो बाई मी करते, ऐसा नहीं कि बाई आई कर देते आप। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब आप मी को उठा के यहां लाओगे तो मी तो पहले ही किसमें है? मी इज ऑलरेडी इन इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मी तो पहले से ही अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और आप जानते हैं बाई एक प्रीपोजिशन है, एंड ए प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। तो बच्चों आप जानते हो यहां मी आ रहा तो मी आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा? बाय देयर, बाय देयर सबऑर्डिनेट्स, बाय देयर सबऑर्डिनेट्स। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न पैदा होगा, और होना भी चाहिए, क्या? सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज माई क्लासमेट। ये शी किसके लिए आ रहा है? ये शी सीता के लिए आ रहा है। सीता नाउन है और शी क्या है? शी प्रोनाउन है। और शी प्रोनाउन है और सीता बच्चों, सीता उसका एंटीसीडेंट है। तो ये जो देम है ना, ये किसके लिए आ रहा है बच्चों? ये देयर सबऑर्डिनेट्स के लिए आ रहा है, इसलिए पेशी वॉइस भी इसको मेंशन नहीं किया जाएगा। ये देम है ना, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? सॉरी, देम बच्चों इनके लिए नहीं, बॉसेस के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? बॉसेस के लिए, कि उनकी चापलूसी करिए ना, स्वयं की करें। तो इसका प्रयोग बॉसेस के लिए हुआ है, बॉसेस का प्रयोग आपने कर दिया है, इसलिए पेशी वॉइस में बच्चों इसको मेंशन करने की दरकार नहीं होगी। तो बताओ सेंटेंस क्या बनेगा? हिंदी में बोल के देखो, बॉसेस लाइक देयर सबऑर्डिनेट्स टू फ्लैटर देम, यानी बॉस लोग चाहते हैं कि उनके मातहत या उनके अधीनस्थ उनकी चापलूसी करें। बॉसेस लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय देयर सबऑर्डिनेट्स, बॉस लोग अपने अधीनस्थों के द्वारा अपनी चापलूसी किया जाना पसंद करते हैं। अधिकारी लोग या जो बॉस लोग होते हैं वो अपने अधीनस्थों के द्वारा अपनी चापलूसी किया जाना पसंद करते हैं। अब बच्चों ये सेंटेंस अगर आपकी समझ में नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस सेंटेंस की तर्ज को याद कर लो, इस सेंटेंस के पैटर्न को याद कर लो। आगे वाला सेंटेंस जब मैं लिखूंगा बच्चों तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखना, इसको मिटा रहा हूं। देखना, ये ही लाइक्स पीपल, वह लोगों को पसंद करता है, ऐसा नहीं है बच्चों। वह पसंद करता है कि लोग उसको सर कह के पुकारे। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब देखो, आप लोग इसका अनुवाद करते हो कि लाइक्स पीपल, वो लोगों को पसंद करता है। वह लोगों को नहीं करता बच्चों, वो ये पसंद करता है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। वह ये पसंद करता है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। तो आप जानते हो बच्चों, इसको तो यूं का यूं उतारो, ये जैसा ये आपने उतारा था नीचे, ही लाइक्स। अब बताओ क्या आ जाएगा? टू कॉल, टू बी कॉल्ड, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? फिर बच्चों ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका क्या है? ओसी है। तो ये पहले आएगा ना, तो ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड। ठीक है, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड। अब ये हिम है ना बच्चों, ये आगे गया है, सॉरी ये ही आगे नहीं गया, इसको तो आपने योगा उतारा। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, अब यहां लगा दो सर बाई। अब ये जो पीपल है इसको यहां लाओ, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल, अर्थात वह लोगों के द्वारा सर कहलवाना पसंद करता है। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाई पीपल, अर्थात वह लोगों के द्वारा सर कहा जाना पसंद करता है। क्लियर हो गया है? उसी तरीके से बच्चों आप लिख सकते हो क्या? ही एक्सपेक्ट्स हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम। ही एक्सपेक्ट्स हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम का मतलब ये हुआ कि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके दोस्त लोग उसकी क्या करें? मदद करें। जरा ध्यान दो, इस सेंटेंस पे भी गौर फरमाओ। ही एक्सपेक्ट्स हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम। गौर फरमाओ, ही एक्सपेक्ट्स हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम, अर्थात वह एक्सपेक्ट करता है कि उसके फ्रेंड्स क्या करें? उसको हेल्प करें।
तो बच्चों आप क्या करोगे, वही तरीका यहां तक यूं का उतारो, ही एक्सपेक्ट्स। अब बच्चों इस ऊपर वाले में क्या छोड़ा था आपने, ही लाइक्स पीपल टू। देखो बच्चों ये ना हिम, ये छूट गया था, क्योंकि हिम किसके लिए आ रहा था, ही के लिए आ रहा था। ही आपने मेंशन कर दिया तो ही हट गया, हिम हट गया, उधर देम छूटा था। अब देखो ही एक्सपेक्ट्स हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम। अब ये हिम है ना बच्चों, इस पे भी जरा गौर फरमाना। ही एक्सपेक्ट्स, अब बताओ क्या जाएगा, टू बी। ही एक्सपेक्ट्स टू बी हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड्स। ही एक्सपेक्ट्स टू बी हेल्प्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अर्थात वह अपने दोस्तों के द्वारा क्या होना चाहता है, वह बच्चों ये अपेक्षा करता है कि उसके दोस्त उसकी सहायता करें, या यूं कह सकते हैं कि वह अपने दोस्तों के द्वारा बच्चों सहायतित होने की क्या करता है, अपेक्षा करता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि इन्फिनेटिव का बच्चों एक तरीका आपको मैंने समझाया। अब मैं आपको बच्चों दूसरा वाला तरीका समझाता हूं, तो आप इसको छोड़ें। इन्फिनेटिव का एक तरीका समझ में आ गया है, अब इन्फिनेटिव में ही बच्चों चलेंगे हम चलने में तो, लेकिन आगे वाला जो मामला है वो कैसा होगा। अब बच्चों बताएंगे आपको हम गोइंग टू वाले वाक्य। कैसे वाक्य, जैसे आपको दे दिया हमने, ये दे दिया गोइंग टू, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो गोइंग टू भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। जैसे सुनो, मैंने आपको कहा कि शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, अर्थात वो एक नया बिजनेस क्या करने जा रही है बच्चों, शुरू करने जा रही है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, अर्थात वो एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही है। क्या करोगे, अब बच्चों इसमें छांटो, ए न्यू बिजनेस, बच्चों इसमें स्टार्ट तो वर्ब है और इसके बाद में क्या आ रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो लगाओ, देखो ए, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस मान के बीइंग का प्रयोग कर देते हो, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वो नहीं आएगा इसमें। ए न्यू बिजनेस। अब बच्चों इज एम आर का प्रयोग करो तो यहां आ जाएगा इज। गोइंग टू की जगह कर दो गोइंग टू बी, ये आ जाएगा गोइंग टू बी। ए न्यू बिजनेस इज गोइंग टू बी, स्टार्ट की जगह क्या कर दो, ये स्टार्टेड बाई। शी जब यहां लाओगे तो बच्चों किस में बदल जाएगा, हर में। ए न्यू बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाई हर, अर्थात एक नया बिजनेस उसके द्वारा क्या होने जा रहा है बच्चों, स्टार्ट किया जाने जा रहा है। ए न्यू बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाई हर, अर्थात एक नया बिजनेस उसके द्वारा स्टार्ट किया जाने जा रहा है। और आगे देखें, आगे बच्चों जैसे मैंने कहा कि वी आर, आप खुद बनाना इसी तरीके से, वी आर गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली मैच। वी आर गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, अर्थात हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली मैच, अर्थात हम एक फ्रेंडली मैच खेलने जा रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न, उस पैटर्न के अनुसार बच्चों आपको यू विल हैव टू चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बाय योरसेल्फ। अपने स्वयं के स्तर पर आप क्या करेंगे, इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों आपका सेंटेंस आपके सामने है कि वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली मैच। क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले प्ले इसमें वर्ब है, फ्रेंडली मैच इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ। कैसे, ये आपका पीवी बना रहे हैं हम, देखना, ए फ्रेंडली मैच, ए फ्रेंडली मैच इज, अब गोइंग की जगह क्या करो, ये गोइंग टू बी, ये बच्चों गोइंग टू है ना, तो आप कर दो ए फ्रेंडली मैच इज गोइंग टू बी। ठीक है, फ्रेंडली मैच इज गोइंग टू बी। प्ले की जगह क्या कर दो, ये प्लेड बाई, और बी की जगह कर दो बच्चों अस। ए फ्रेंडली मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बाई अस, अर्थात एक फ्रेंडली मैच हमारे द्वारा खेला जाने जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि गोइंग टू तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसका पेशिव वॉइस बनाना, तो कुछ नहीं करना है, आपको टू के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना चाहिए। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और बताता हूं बच्चों, कई बार अबाउट टू का प्रयोग भी होता है, अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो नियम वही काम करेगा। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा दे आर अबाउट टू, they are about to attack him। they are about to attack him का मतलब यह है कि वे उस पर हमला करने वाले हैं। they are about to attack him अर्थात वे उसके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, अर्थात वह उनके द्वारा आक्रांत होने वाला है, वह उनके द्वारा आक्रमित होने वाला है। हिम को आगे लाओ, तो बच्चों ये आपका हो गया एवी, अब आपका हो जाएगा पीवी, तो पीवी क्या होगा, हिम की जगह कर दो ही, इज मार लगाओ, ही इज अबाउट टू बी, ये अबाउट टू, तो बच्चों यहाँ टू की जगह बीबी लगाओ, ही इज अबाउट टू बी, अब करो अटैक्ड, ही इज अबाउट टू बी अटैक्ड हैं बाई, और क्या आ जाएगा, ही इज अबाउट टू बी अटैक्ड बाई, अब बच्चों आ जाएगा आपका देम, ही इज अबाउट टू बी अटैक्ड बाई देम। तो बच्चों आपको बताया मैंने कि बाई देम का प्रयोग किया भी जा सकता है और उसको छोड़ा भी जा सकता है, ही इज अबाउट टू बी अटैक्ड बाई देम। इस तरीके से बच्चों अबाउट टू का प्रयोग हो सकता है, लाइकली टू का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, शी इज लाइकली टू पास द एग्जाम इज लाइकली टू बी पास्ड बाई हर, तो लाइकली टू का भी हो सकता है। अब आइए बच्चों, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा मायने रखती है, वो हम बताते हैं आपको। वो बच्चों यहाँ क्या आएगा, कुछ वाक्य ऐसे होंगे बच्चों देर से शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे, देर से, और उनमें इन्फिनेटिव भी आएगा, देर से शुरू होने वाले वाक्य। तो बच्चों देर से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, देर से शुरू होने वाले वाक्य, तो देर से शुरू होने वाले वाक्य उनकी क्या स्थिति है, जरा ये देखो बच्चों, क्योंकि परीक्षा में वो थोड़ा मायने रखता है। तो किस तरीके से सेंटेंस आ सकता है, देखो, जैसे मैंने आपको कहा देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, यानी वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, यानी वेस्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो पेशिवज कैसे बनाओगे, देखना, पेशिवज बनाऊंगा, फिर इसका स्ट्रक्चर आप खुद बना लोगे। देयर इज, कोई दिक्कत, नो टाइम, देयर इज नो टाइम, अब क्या करोगे, टू वेस्ट की जगह कर दो टू बी वेस्टेड। अब अनुवाद करके देखो, वेस्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, और बच्चों हिंदी में अनुवाद करूं तो कुछ यूं होगा कि व्यर्थ गंवाने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, और व्यर्थ गंवाए जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ये पेशिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में है कि गंवाने के लिए समय नहीं है, और पेशिव वॉइस है गंवाए जाने के लिए समय नहीं है। बात एक ही है, कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ में कान ही आएगा। या यूं कहें कि खरबूजा चाहे चक्कू पे गिरे, चाहे चक्कू खरबूजे पे गिरे, लेकिन उसका अंत या उसका अंजाम तो क्या होना है, एक ही होना है। तो बात को यूं कहो चाहे यूं कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे और जरा दूसरा सेंटेंस देते हैं।
देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, ये तो बच्चों आपको आ गया। अब बच्चों ऐसा एक सेंटेंस में देता हूं आपको, इसका सूत्र क्या, इसका सूत्र बच्चों देर की जगह देर आ गया, इस वर्ग की ये आ गया, यहां तक ये आ गया, टू, ऐसे कुछ किया आपने। अब जरा देखना, मैं एक सवाल देता हूं आपको, देयर आर टू लेटर्स टू, देयर आर टू लेटर्स टू टाइप, दो लेटर टाइप करने हैं। एक बाबू बोलता है कि यार वो साहब ने क्या है कि बहुत सारे लेटर दिए थे, सारे तो टाइप कर दिए लेकिन दो भी बची हैं, दो लेटर टाइप कर रहे हैं। कैसे पेशीबोझ बनाओगे जरा ध्यान दो। ये पेशीबोझ बन जाएगा देयर, यूं का यूं उतार दिया, ये आर की जगह देयर आर टू लेटर्स, देयर आर टू लेटर्स। अब बताओ टू को किसमें बदलो, ये टू को बच्चों बदलो ये टू बी में, टू बी टाइप्ड, देयर आर टू लेटर्स टू बी टाइप्ड, यानी दो लेटर क्या किए जाने हैं, टाइप किए जाने हैं। देयर आर टू लेटर्स टू बी टाइप्ड, यानी दो लेटर क्या किए जाने हैं बच्चों, टाइप किए जाने हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देख लिया, समझ में आ गया है। फिर भी एक सेंटेंस और देता हूं कि देयर इज नो फूड टू ईट, खाने के लिए बिल्कुल भोजन नहीं है। देयर इज नो फूड, देयर इज नो फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन नहीं है। तो आप क्या करोगे, पेशी वो कुछ यूं बनाओगे, जरा ध्यान लगाओ, देयर इज नो फूड और टू बी ईटन। बताओ कोई समस्या, आशा है कि कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस तरीके से बच्चों आपने इन्फिनेटिव के बारे में जाना कि इन्फिनेटिव में क्या स्थिति होती है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो आप टू को टू बी में बदलते हैं, एक प्रयोग बताया। दोबारा बच्चों मैंने आपको गोइंग टू का प्रयोग करते हुए बताया, अबाउट टू का प्रयोग करते हुए बताया, लाइकली टू के बारे में बोलकर बताया, और बच्चों अब मैंने आपको किसके बारे में बताया, देयर के बारे में बताया। यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और दूसरी कुछ हो नहीं सकती है। अब बच्चों आज आप लिखेंगे इट इज टाइम से शुरू होने वाले वाक्य। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो बच्चों इट इज टाइम से शुरू होते हैं, वो भी इन्फिनेटिव वाले ही होते हैं, इट इज टाइम। कैसे, जैसे एक सदाबहार वाक्य है बच्चों, वन एवरग्रीन सेंटेंस, वन पेयरनियल सेंटेंस, एक पेयरनियल सेंटेंस बच्चों जो बार बार क्या होता है, पूछा जाता है। अगर इस पैटर्न के ऊपर कोई पेपर सेटर पेपर बनाने बैठता है तो वो सेंटेंस सबसे पहले उसके दिमाग को क्लिक करता है। वो सेंटेंस कौन सा है, इट इज टाइम टू टेक टी, चाय पीने का समय हो गया है। देखो, इट इज टाइम टू टेक टी, ये सेंटेंस बच्चों इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपको वो डायलॉग तो याद होगा, नहीं है तो याद करो, कौन सा, चाचा ने, बताओ किसको, चाचा ने चाची को, क्या किया चाचा ने चाची को, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये आप बच्चों पढ़ते हो तो कर्ता ने कर्म को, चाचा ने ये हो गया कर्ता ने, चाची को ये हो गया कर्म को, चांदनी चौक में तो अधिकरण, अधिकरण में पेपर होता है तो ये चांदनी चौक में हो गया है, चांदी की चम्मच से तो ये क्या है बच्चों। तो आप इस बात को जानते हो कि कर्ता ने कर्म कर्ण से, तो चांदी किससे, कर्ण से, चांदी की चम्मच से, और क्या, चटनी चटाई। एक बात तो ये पूरे कारक आ रहे हैं इसमें। दूसरी बात ये है कि बच्चों इसका पहला अक्षर देखो च च आ रहा है, इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में इलिट्रेशन कहते हैं। जरा ध्यान दो, इट इज टाइम टू टेक टी, टी की बार बार आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार की जो बनावट है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक अलंकार का नाम है। दैट्स व्हाट यू कॉल अलिट्रेशन इन इंग्लिश एंड अनुप्रास इन हिंदी। इसे बच्चों आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं, हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास। तो इतना ही काम हो जाता है। लेकिन हिंदी में तो बच्चों जो अनुप्रास है उसके कई भेद होते हैं, एक छेकानुप्रास होता है, एक लाटानुप्रास होता है, एक अंत्यानुप्रास होता है। तो ये भेद, इस तरीके के भेद हमारे अंग्रेजी में नहीं होते हैं, यहां तो सिर्फ एक ही होता है, एलिट्रेशन। यानी इसकी आवृत्ति अगर दो बार हो रही है तो भी एलिट्रेशन, दो से ज्यादा बार हो रही है तो भी एलिट्रेशन। लेकिन हिंदी में क्या, अगर दो बार हो रही है तो एलिट्रेशन, दो बार हो रही है और दो से ज्यादा बार हो रही है तो उसमें फर्क होता है बच्चों। अगर दो बार हो रही है, दो से ज्यादा बार, तो एक तो होता है दो से ज्यादा बार, तो उसको बोलते हैं आप क्या, एक वर्त्यानुप्रास अलग है, समझ गए। एक छेक अनुप्रास है, छेक अनुप्रास में सिर्फ दो बार होती है।
एक लाटानुप्रास है, अलग अलग बार उसका अन्वय अलग अलग होता है। यानी वो कहानी अपनी जगह है और समझ गए, वो कहानी अपनी जगह है तो बच्चों, और रास्ते अपनी जगह हैं। तो अपन तो इसका पेशी वोज बनाना सीखेंगे। अपनी बात तो सिर्फ इतनी सी है, इट इज टाइम टू टेक टी, मानी चाय पीने का समय हो गया है। पेशी वोज जरा ध्यान देना बच्चों, पेशी वोज बनाते समय इट की जगह इट का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत। इट इज टाइम, यहां तक कोई समस्या नहीं है। टू टेक को करो, इट इज टाइम, टू बी टेकन नहीं आएगा। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो बच्चों आप जानते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ये है, तो बच्चों इसमें बाहर से फोर लाना पड़ता है। इट इज टाइम फॉर टी टू बी, ऑब्जेक्ट आ गया टू बी टेकन। एक अगर सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो बाकी सारी समझ में आ जाएंगी। चाय के लिए समय हो गया है कि उसको पिया जाए। चाय के लिए क्या हो गया है बच्चों? चाय के लिए समय हो गया है कि उसको पिया जाए। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। उसी तरीके से बच्चों आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया तो आप कह सकते हो इट इज टाइम टू शट द शॉप, दुकान बंद करने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू शट द शॉप। इट इज टाइम टू शट द शॉप का मतलब होता है कि दुकान बंद करने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू शट द शॉप यानी दुकान बंद करने का समय आ गया है। तो बच्चों दुकान बंद करने का समय आ गया तो आपको बाहर से फोर लाना पड़ेगा, जरा ध्यान लगाओ। इट इज टाइम, अब बाहर से लाओ फोर, ऑब्जेक्ट क्या है? शॉप। इट इज टाइम फॉर शॉप टू बी, इट इज टाइम फॉर शॉप टू बी शटेड। ये क्या कर दिया बच्चों हमने? शटेड कर दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी। लेकिन आप इस बात को समझो बच्चों, शटेड तो होती ही नहीं है, शट शट शट। इसलिए गलती हमसे कहां हो गई? यहां हो गई। यहां आपको करना पड़ेगा केवल SHUT। क्लियर हो गया? इट इज टाइम फॉर द शॉप टू शट, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू शट। यानी बच्चों शॉप को क्या हो गया है? शट करने का समय हो गया है। और बच्चों आप इस बात को देखो, एक सेंटेंस होता है बच्चों वन से शुरू होने वाला सेंटेंस, इस पे भी जरा गौर फरमाइए आप। वन से वाक्य कई बार शुरू होता है, तो एक सेंटेंस से अपनी बात समझा के जो है बच्चों इस बात को समाप्त करूंगा। तो अपनी बात दरअसल इतनी सी है कि कई बार सेंटेंस वन से शुरू होता है, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, ये बहुत सदाबहार वाक्य है बच्चों। वन लव वंस कंट्री, ठीक है। अब आपको दिया जाता है कि वन शुड लव हिज कंट्री, तो ये बच्चों गलत होता है, ये सही होता है। पहली बात तो ये है। अब आप इसका पेशी वही जब बनाओगे तो क्या करते हो बच्चों? बहुत सरल है, क्योंकि इसमें मॉडल आ रहा है। तो आप क्या करोगे? वंस कंट्री, ऑब्जेक्ट है ये लगा दिया हमने, वंस कंट्री, फिर लगाओ मॉडल शुड, शुड के बाद लगाओ बी, शुड बी लव्ड बाय वन। अब बच्चों इसमें गलती हमसे क्या हो गई, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों को। क्या? पेशी वो ये बनाते समय वन को छोड़ दिया जाता है, तो एक तो ये कट गया, और एक बच्चों ये वन कटेगा तो ये बाई भी कट जाएगा, क्योंकि जब वन ही नहीं रहा तो फिर बाई क्या रहेगा? ये वाला पोर्शन कट गया। अब आपका वाक्य शुद्ध बन गया, कंट्री शुड बी लव्ड, कंट्री शुड बी लव्ड यानी वतन को प्यार किया जाना चाहिए। जिस सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर या पॉजिटिव के स्थान पर या रिफ्लेक्सिव के स्थान पर किया जाता है, तो बच्चों उस वन को पेशिव वजह बनाते समय क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। उस वन को बच्चों पेशिव वजह बनाते समय छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि ये जो आपकी सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है। अब बच्चों पेशिव वजह से संबंधित अगर कोई बात छूटी है तो सिर्फ इतनी सी छूटी है, दो सेंटेंस में अपनी बात पूरी होगी, एक नोबडी और नो वन। जरा ध्यान लगाओ, नोबडी या नो वन बात एक ही है। इसका एक उदाहरण दूंगा और बच्चों अपना ये टॉपिक है, इसको मैं आज इसका उजीर्ण करूंगा, समाप्त करूंगा। तो जरा ध्यान देना, सेंटेंस दिया बच्चों मैंने, नो वन कैन बिलीव ए हैबिचुअल लायर, यानी कोई भी आदमी एक हैबिचुअल लायर यानी आदतन झूठे पर विश्वास नहीं करता है। तो ऑब्जेक्ट है बच्चों देखो, ए हैबिचुअल लायर कैन बी बिलीव्ड बाय नो वन। ऐसे बच्चों आप बनाते हो, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? सही बच्चों ये है
कि ए हैबिचुअल लायर, कैन में बच्चों नोट लगा दो, ये लगा दिया कैन नॉट बी बिलीव्ड बाई, अब ये हटा दो क्योंकि ये तो हट गया है, क्योंकि नो इधर ले आए। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों नोबडी या नो वन है तो ऐसे वाक्य का पेशिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस वाक्य में नॉट जोड़ करके उस वाक्य को नेगेटिव बना दिया जाता है। जैसे नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये नहीं बनेगा दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नो वन नोबडी, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई नोबडी, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, यानी इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।